जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इवन कि अगर किसी स्टूडेंट ने सीएसएस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन रखी हुई है, जो कि इस वक्त बहुत अच्छा स्कोर दे रहा है। पहले ये हिट होता रहा था लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा स्कोर दे रहा है, यानी कि 150 स्कोर सीएसएस में कम ही होता है कि 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स के अंदर इतना अच्छा स्कोर आए। सो यहाँ पर आयात जो है वो बहुत अच्छा स्कोर दे रहा है, तो उस आयार के अंदर भी ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है वहाँ पर ज़रा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के एंगल से कॉन्सेप्ट इस लीग ऑफ नेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी फॉर्मेशन को। और यहाँ पर एक प्योर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हम यूरोपियन हिस्ट्री के लेक्चर अभी देख रहे हैं, तो इस वक्त जो है ना वो फिर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हटकर प्योर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ले जी, वॉर ख़त्म हो गई। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो आपकी सेंट्रल पावर्स हैं और आपकी जो एलाइड पावर्स हैं, उसमें एलाइड पावर्स जो हैं वो जीत गई, यानी कि ग्रेट फ्रांस और रशिया ये जीत गए। और आपका ऑटोमन और जर्मन एम्पायर जो है वो ये खत्म हो गए, यानी कि हार गए, रिपीट हुआ। सो गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। और जो हमने कॉजेज देखी थी, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, उसके अंदर मैंने एक कॉज आपको बताई थी, उसके ऊपर काफी मैंने स्ट्रेस किया था। दैट इज द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडी जो कि प्रॉपरली स्टेट के, खास तौर पर एग्रेसिव स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके, दैट वाज एब्सेंट। हमने कांग्रेस ऑफ वियना के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। जो भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है वो ठीक है, वैलिड है, लेकिन उसने 100 ईयर्स तक एक बैलेंस जरूर बना के रखा। लेकिन साथ साथ जब ईस्टर्न क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, उसके बाद जो चेंजिंग हो रही थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली की वजह से, उस चेंज ने कांग्रेस ऑफ वियना का बनाया हुआ स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्थ जो है वो होने लगा। और वो जो बॉन्ड बनाया था वो लूज होने लगा। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना वो फिर दो तीन और भी कासेज जो हमने देखी थी वो मिक्स होकर फाइनली हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन की शक्ल के अंदर हमें नजर आती है। नाउ यहाँ पर जो हेनरी किसिंजर है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करता है इस टॉपिक को लेकर और इस टॉपिक को समझने के लिए कि ये किस तरह से आपकी जो वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई है, उसके बाद जो अमेरिका इन होता है। आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर वन के अंदर बहुत लेट इन होता है, 1917 के अंदर जाकर, जब वो एक जिमरमैन का वो जो लेटर हेड कोड होता है। और इसी तरह जो है ना एक यू बोट सबमरीन का इशू है। ये दो कॉसेज जो हैं वो बनती हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर अमेरिका एंटर होता है। जैसे ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एंटर होता है तो वो एक एलाइड पावर्स के लिए एक डिसिसिव होता है और वो जीत जाते हैं। अच्छा, अब अच्छा, इसके लिए मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैं जो है वो आपसे लिंक भी शेयर करूँ उसका। और आप जो है ना इस चीज़ को मोर, अगर आप वर्ल्ड वॉर वन को अगर देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे इसकी सीरीज भी है, लाजमी देखें। मैंने वो देखी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को क्लियर करने के अंदर। ठीक है, अच्छा, खैर, बैक टू द टॉपिक। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन एंट्री हुई है, एंड हुई है, तो वहाँ पर अमेरिकन जो एंट्री थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट रही। हेनरी किसिंजर के मुताबिक यहाँ पर अमेरिका ने अपना जो कॉन्सेप्ट था लिबरलिज्म का, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल बॉडी का कॉन्सेप्ट था कि एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी हो, लाइक लीग ऑफ नेशन, और उस
लीग ऑफ नेशन के अंदर जो है ना वो फिर हम ये जो स्टेट्स इस तरह की कभी उठे तो उसको हम एंड कर दें। 2-3 काम हुए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर जो है ना वो लीग ऑफ नेशन का ये कहा गया कि जो एलाइड पावर्स हैं और जो आपकी सेंट्रल पावर्स हैं उनके दरमियान ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर एक लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है और उसका काम ये है कि उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको उसका काम भी ज़रा दिखकर समझ आएगा कि किस तरह वो एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 1 जैसे इवेंट्स, इंसिडेंट्स या हैपनिंग्स दोबारा ना हो यूरोपियन सॉइल या दुनिया में कहीं ना हो, उसके लिए लीग ऑफ नेशन का क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसको जो हेनरी किसिंजर है वो इसको रेफर करता है टू अमेरिका, अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, और वो अमेरिका की इस पॉइंट को इस तरह कहता है कि जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस वक्त वो प्रेसिडेंट विल्सन थे। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कॉन्सेप्ट दिया लीग ऑफ नेशन का, इंटरनेशनल बॉडी का, इसको वो फिर विल्सोनियनिज्म भी कहते हैं, जो कि लिबरलिज्म के साथ खड़ी है कि किस तरह आपने जो है ना वो जो उसके 14 पॉइंट्स हैं विल्सोनियनिज्म के, उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह जो है ना उसने इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक डायरेक्शन और डायमेंशन चेंज करने की कोशिश की है, खास तौर पर यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर, जहां पर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट और सीक्रेट अलायंसेस का कॉन्सेप्ट में उनको मुसलसल वॉर्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडल्ज रखा, रेवोल्यूशन आती रही और ये सारा काम होता रहा। सबसे पहले तो है वो हम ये देखते हैं कि किस तरह ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो है वो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो क्या थे, उसके अंडर लीग ऑफ नेशन बनाई गई। अच्छा, अब मेन पॉइंट्स ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ये थे कि सबसे पहले तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और ऑटोमन एम्पायर ने भी जाहिर है सरेंडर कर दिया, डिफीट हो गई। तो सबसे पहले क्या लगती है यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर, हमने पहले भी देखा था, वॉर इंडेमनिटी। आपके ऊपर जो है ना वॉर जो आपने लड़ी है, जो हार गया उसके ऊपर फिर है कि जिसने नेपोलियन के ऊपर थी 1815 के अंदर फ्रांस के ऊपर नेपोलियन वॉर्स की वजह से कि आपने पे करना है। तो जर्मनी को जो है ना बहुत ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी का सामना करना पड़ा। उसके अंदर जो है ना हमें देखने को मिलता है कि उनकी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया टू द एलाइड पावर्स। इसी तरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ये सारी जो है ना हम देखने को मिलता है कि ये इनकी सारी ट्रेडिंग जो है ना वो फिर वो जाएगी फ्रांस के ऊपर। इसी तरह वो पेमेंट भी करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 की कॉजेज के अंदर भी इंक्लूड होनी है। क्यों? क्योंकि हिटलर इन्हीं चीज को एक्सप्लॉइट करेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी तो सबने है, लेकिन हमारे ऊपर ये इन्होंने क्यों जो है वो वॉर इंडेमनिटी की और ये सारी हरकतें की कि हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं ये और हमसे पेमेंट भी ले रहे हैं जर्मन से। तो जर्मन की प्राइड भी जो हिट हुई, डिग्निटी भी हिट हुई, उसकी वजह से वो भी एक वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर उसी चीज को एक्सप्लॉइट करेगा और वो वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ लेके जाएगा। तो आपने न सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एज अ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स देखना है, बल्कि इसी के अंदर जो है ना वो सीड्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 के। अच्छा, वॉर इंडेमनिटी और ये सारा तो है। इसके अंदर दूसरा जो हमें देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर वो ये है कि जो है ना डेंजंग एक फ्री सिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह ना फ्रांस जो है ना उसको एल्सिक लॉरेंट जो फ्रेंको प्रूशियन वॉर के अंदर प्रूशिया ले गया था फ्रांस से 1871 के अंदर, वो हिस्सा फ्रांस को दे दिया गया वापसी पर। ठीक इसी तरह जो फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर था राइनलैंड, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। इसी तरह नेवल फोर्स जर्मनी की जीरो कर दी गई। इसी तरह जो उनकी एयर फोर्स थी वो भी खत्म कर दी गई और जो मिलिट्री थी वो एक लिमिटेड लेवल पर खड़ी कर दी गई। कुछ नंबर्स थे कुछ थाउजेंड्स के, इससे ज्यादा आप मिलिट्री फोर्स भी नहीं रख सकते ताकि फ्यूचर में ये वॉर न करे। तो लुक एट दिस के उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी की गई फ्रांस के सॉरी जर्मनी के अंदर और उसके जो ओवरऑल वर्किंग थी उसकी इकोनॉमी और ये सारी चीजें उसके अंदर चेंजेस हैं। और बाकी जो कंपनसेशन तो मैंने बताई थी कि कंपनसेशन ऑफ वॉर तो फ्रांस को और ब्रिटिश को जो है वो पे करनी ही है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो है आपकी, बाकी और भी ट्रीटीज हुई हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ही नहीं थी, इसमें ट्रीटी ऑफ जर्मेन भी थी, ट्रीटी ऑफ नेवेला भी थी, ट्रीटी ऑफ टायरेना भी थी, और ट्रीटी ऑफ सैब्रस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑटोमन एम्पायर की डिसमेंबरमेंट के लिहाज से, क्योंकि उसी ट्रीटी के तहत जो है ना ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था। और जो पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी उसके अंदर हम एक इवेंट पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट, वो भी इसी दौरान का इवेंट है कि जब टर्की के अंदर जो है ना उसको ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंबर करने की बात की जाती है, खिलाफत को ख़त्म करने की बात की जा रही थी। तो आप जानते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के जो 3 पॉइंट्स थे खिलाफत कमेटी ने जो वॉइस राय के सामने रखे थे, उसमें एक यही था कि आप जो है ना वो खिलाफत को सिंबॉलिज्म की फॉर्म के अंदर, जैसे कि बरतानिया के अंदर है वैसे रखें, बेशक आप बाकी इसके जितने भी इलाके हैं उनको खत्म कर दी, लेकिन खैर उन्होंने खिलाफत भी खत्म कर दी। अच्छा, इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था जो आप स्क्रीन के सामने दैट बहुत लीग ऑफ नेशन कि एक ऐसी इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो कि फ्यूचर के अंदर कभी जर्मन या ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे एम्पायर के जहन में यानी इस तरह की कभी को सोच भी आए तो सारी दुनिया मिलकर उनका मुकाबला करे, उनको जो है ना वो डिटर करे, और अगर वो वॉर करे तो सारी जो है ना दुनिया उनके खिलाफ वॉर लड़े मिलकर, ठीक है, ताकि वो इस डर से इस डटरन से वॉर ही इनिशिएट ना करे। ये लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन थी। अच्छा, इसके अलावा जो विल्सन ने यानी कि जो विल्सोनियनिज्म है, प्रेसिडेंट विल्सन ने जो पॉइंट्स दिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 14 पॉइंट्स जो हैं वो दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें मेजर जो आप देखते हैं कि उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर उसने ज़्यादातर जो कोशिश की है वो एक तो ये की कि लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट किया, और वो जो कॉजेस थी वर्ल्ड वॉर 1 की, सीक्रेट अलायंसेस, सीक्रेट डिप्लोमेसी, मिलिट्री अलायंसेस, इसको उसने कहा कि ये खत्म करें और ओपन डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, एक काम। दूसरा उसने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो बैरियर्स लगाए हुए हैं आपस के अंदर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, इसको खत्म करें और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को इंक्रीज किया जाए ताकि जो है आपका सिस्टम जरा बेहतर हो बने। और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी से फिर ये होता है कि आप वॉर इनिशिएट करते हुए 10 दफा सोचते हैं कि अगर आपने किसी के साथ वॉर की यानी अपनी उस कंट्री के साथ जिसके ऊपर आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, तो नुकसान सिर्फ जो है ना वो उनका नहीं होगा बल्कि आपका भी होगा, और ज्यादा आपका होगा क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यही रीजन हमें फिर मिलती है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो उन्होंने वाकई ही इस विल्सोनियनिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर मनोवन अमल कर लिया, और ये जो यूरोपियन यूनियन है दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ विल्सोनियनिज्म, जिसके अंदर जो है ना वो हमें ओपन डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स जो है ऑलमोस्ट जो है ना वो फुलफिल होते हुए नजर आते हैं कि कोई इंटरनेशनल बैरियर हमें नजर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने कहा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी, कोई किसी को जो है ना वो इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर नहीं रोकेगा, इंटरनेशनल लॉ की उसने बात की विल्सोनियनिज्म ने अपने 14 पॉइंट्स के अंदर। इसके अलावा जो है ना वो बात की गई कि आप जो है ना वो ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट कर दें, इसी तरह काफ़ी जर्मन की जो स्टेट्स थी पोलैंड को इंडिपेंडेंट कर दें, इसी तरह जो है ना और चेकोस्लोवाकिया को इंडिपेंडेंट कर दें, ठीक है जी, बेल्जियम, इटालियन, ये सारी जो है ना इनको भी आप जो है वो इंडिपेंडेंट करें, ठीक है। तो और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया विल्सन ने, और इसका इस बात का मतलब ये है कि हक खुदारियत कि इसका आप कोई कौम अगर समझती है कि वो किसी से अलग होना चाहती है तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू, जैसे हम कश्मीर में कहते हैं कि वो प्लेबिसाइड करके या अपनी जो है ना वो राय कायम करके उससे अलग हो सकती है। So that was the concept जो कि हमें नजर आता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो कि हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है, दैट इज लीग ऑफ नेशन। ये आईआर के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईआर के लिए हम आईआर के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं पढ़ रहे इस वक्त। इस वक्त हम जस्ट इसको यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आईआर के लिए फिर हमें सीरीज को भी समझना जरूरी होगा, ठीक है। अच्छा, लीग ऑफ नेशन का पहले स्ट्रक्चर जरा एक नजर देख लेते हैं।
ये इसी तरह ही है जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन आज जो हमारे सामने है, ये लीग ऑफ नेशन कि ये समझ लें कि सक्सेसर है। और 1946 के अंदर जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद जो है ना वो फॉर्मली यूनाइटेड नेशन ने टेक ओवर कर लिया था लीग ऑफ नेशन की स्ट्रक्चर को, और उसमें तो थोड़ी बहुत जो अमेंडमेंट थी और कम बेशी थी वो ख़त्म करके उसको जो है आज यूनाइटेड नेशन हमारे जो सामने है उसको देखा। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो लगभग लीग ऑफ नेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह का ही है जिस तरह का आपका यूनाइटेड नेशन का आज है। सो फर्स्ट मीटिंग जो है वो जिनेवा के अंदर 1920 के अंदर हुई। 42 स्टेट्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं, और 63 स्टेट्स जो है ना इन्होंने रिप्रेजेंटेड एट वन टाइम अनदर। 63 जो है ना स्टेट्स इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और जैसे मैंने अभी कहा कि लास्ट मीटिंग कब हुई कि जब जो है वो यूनाइटेड नेशन ने इसको रिप्लेस किया फाइनली, और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था लीग ऑफ नेशन का, इसको ट्रांसफर हुआ इसका, और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इस वक्त न्यूयॉर्क। अच्छा, इसी तरह जैसे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर है एक जनरल असेंबली, तो लीग ऑफ नेशन के अंदर भी एक जनरल असेंबली थी, एक काउंसिल है, इसी तरह एक काउंसिल थी, ठीक है जी। इसी तरह एक सेक्रेटेरिएट था। और जैसे असेंबली का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो असेंबली के अंदर भी रिप्रेजेंट होंगे। इसी तरह जो काउंसिल है उसके अंदर स्पेसिफिक जो है ना पीपल होंगे, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के अंदर वैसे ही यहाँ पर होगी। तो इस तरह से हमें ज़रा नज़र आती है परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो एक आइडिया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लीग ऑफ नेशन के अंदर भी नज़र आता है, और आज भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो यूनाइटेड नेशन की है वो नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह सेक्रेटेरिएट है जो कि सेक्रेटरी जनरल जो है लीग ऑफ नेशन का वो हेड करेगा, और वो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी वर्क हैं वो सारे उसमें देखेंगे। इसके अलावा बाकी डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी से एसोसिएट हो जाएंगे लीग ऑफ नेशन के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर जितने भी फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट होनी है, या जितने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से कोई इशूज हैं, तो वो फिर जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे ही हल होंगे लीग ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम इसकी वीकनेसेस देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थी, क्योंकि किसी भी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी की अथॉरिटी को मानने के लिए उसकी मॉरल और रिट ऑफ द दैट अथॉरिटी का होना, और उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन का उस स्टेट पर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम यूनाइटेड नेशन के किसी लॉ को अगर नहीं मानते तो इसमें एक हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो भी आती है, और अगर हम नहीं करते तो एब्रोगेट करते हैं हम उस मॉरल को। लेकिन सिर्फ मॉरल नहीं है, इसके अंदर एक और वीकनेस हमें देखेंगे लीग ऑफ नेशन के अंदर, कि इसके अंदर जो इकोनॉमिक सैंक्शन जो आज यूनाइटेड नेशन लगा देती है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है ना वो वॉर की तरफ नहीं जाता, तो वो हमें वहां पर थोड़ी सी एब्सेंट नजर आती है। अच्छा, अब ये देख लें कि ये लीग ऑफ नेशन का जो बेसिक मकसद हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो जो कुछ भी हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, उससे हमने पीछे आना है और एक दफ़ा अपने आप को रीअसेस करना है, और जो कुछ रीजंस बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 की उसको हमने काउंटर करना है। दैट वाज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से हमें लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हमें नजर आती है। और देखने इसका सेकंड प्रिंसिपल भी यही कि प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स रेस्टेड ऑन द अजम्पशन दैट वॉर कुड बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन बेस्ड ऑन लीगल प्रिंसिपल। यानी अगर आप जो है ना वो लीगल प्रिंसिपल्स पर और रीजनिंग के थ्रू जाएं तो वॉर को रोका जा सकता था या है फ्यूचर के अंदर। और अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हैं बिफोर द लॉ और इंटरनेशनल लॉ तो फिर ये मुमकिन है। सो एंड थर्ड वन स्पीड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई उसके बाद जो है ना वो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग हो रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। सारी नेशन इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही थी, उसको भी रोकने के लिए कि कलेक्टिव डिसीजन लें जब भी कोई आपने इस तरह का फैसला करना है, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना वो वायलेंस या वॉर की तरफ कम जाती है। और डेमोक्रेसी के अंदर यही है
वो उनके डेमोक्रेसी वॉर्स की तरफ नहीं जाती डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जस्ट बिकॉज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपने साथ रखती हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी रोल ऑफ जो लीग ऑफ नेशन है उसमें आप देख लें, जो अभी हमने डिस्कस किया 14 पॉइंट्स जो विल्सन के थे, उनके पॉइंट्स के बेस के ऊपर लीग ऑफ नेशन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। वो भी हमने डिस्कस किए कि किस तरह सीक्रेट अलायंसेस को ख़त्म करना है, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को, फ्रीडम ऑफ जो है ना वो इंटरनेशनल वाटर पर नेविगेशन की फ्रीडम होनी चाहिए। इसी तरह जो है ना वो आपकी जितनी भी इंपीरियल जो है ना सॉरी कॉलोनीज़ हैं वो उसकी एडजस्टमेंट की जाए और उसी तरह मैंडेट दिया जाए लीग ऑफ नेशन के अंदर जितने भी कॉलोनीज़ हैं उनको। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर कि किस तरह जो है ना वो मज़े की बात ये है कि यूएस से जिसने इसको क्रिएट किया है उसके प्रेसिडेंट ने, उसी ने ही इसको ज्वाइन नहीं किया। दैट इज़ अनदर रीज़न द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसके ऊपर हेनरी किसिंजर का पॉइंट ये है कि जो है ना अगर हम उधर ज्वाइन करते तो इट्स लाइक कि हम यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज हो रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को अभी जो है ना वो आउट ऑफ द गेम रखा, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रख सके। ठीक 26 ईयर्स बाद जो है ना उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाई और उसका हेड क्वार्टर ही अपनी कंट्री के अंदर यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर रखा। तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं, इसका नेगेटिव रोल भी देख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन के लीग ऑफ नेशन को जो फेलियर का सामना करना पड़ा उसके अंदर यूनाइटेड नेशन की जो है ना वो रिफ्यूज टू ज्वाइन वाले रीजन वो नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें आर्टिकल जो है ये कॉजेज जो अभी हम देख रहे थे। सबसे पहले कॉज ये थी कि कोई भी इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो डिटर कर सके, वो रोक सके। कोई बैटल हो जाए तब रोकना एक अलग बात है, एक कंट्री को उस बैटल तक ना लेके जाना दैट वुड बी द सक्सेस एक्चुअली। और आज यूनाइटेड नेशन की सक्सेस अगर हम डिस्कस करते हैं दैट इज कि वो किसी कंट्री या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं लेके जा रही से। तो और बहुत ज्यादा रीजंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की, लेकिन एक रीजन ये भी है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर है सो खामियां, लेकिन ये डिटर जरूर कर रही है और कंट्री को सोचने पर मजबूर करती है बिफोर इनिशिएटिंग वॉर। ये चीज हमें एब्सेंट नजर आती है, लेकिन डिटर नहीं कर सकी लीग ऑफ नेशन, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, और इसमें दूसरी जो बात है वो ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इसके अंदर तमाम लोग, तमाम कंट्रीज एज अ मेंबर इंडिविजुअल स्टेट्स हैं रिप्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट द केस इन लीग ऑफ नेशन। इसी तरह इटसेल्फ अभी यूनाइटेड नेशन की हमने बात की कि यूनाइटेड नेशन जिसने ये बनाई है उसी ने ही ज्वाइन नहीं किया, 100 रीजन दी जाए, लेकिन दैट वाज द सीसी जिसने आइडिया जनरेट किया, शायद वो इसको बेहतर तौर पर चला सकते, शायद जो है ना इसका जो फॉर्मेशन था, इसकी स्ट्रक्चर थी, इसको बेहतर रेगुलेट कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लीग ऑफ नेशन की जो वर्क है वो डिक्रीज हो गई, और इवन की कंट्रीज जो इन्होंने ज्वाइन किया भी था उन्होंने भी ऐसा ऐसा विदड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि जर्मनी है और जापान है और इटली वगैरह। ठीक है, और एक और बात हुई है कि इसकी जब भी किसी स्टेट ने ट्रांसग्रेस किया है, चले पहले तो आपने डिटर नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पाए किसी भी इंटरनेशनल ट्रांसग्रेशन से, लेकिन अगर उसने कर दी है तो उसके ऊपर पेनल्टी तो होनी चाहिए थी, लेकिन कोई इस तरह की पेनल्टी हमें नजर नहीं आती लीग ऑफ नेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है ना अभी हमने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात की तो अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर हमें सिर्फ 2 अफ्रीकन स्टेट्स मिलती हैं जो कि इस बात की दुहाई देता है कि जो लीग ऑफ नेशन थी दैट वाज नॉट एक्चुअली द लीग ऑफ नेशन, दैट वाज लीग ऑफ स्पेसिफिक नेशन, खास तौर पर पर्टिकुलरली यूरोपियन, तो उसको आप लीग ऑफ नेशन सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा इसी तरह रिप्रेजेंटेशन बाकी आप देख लें कि किस तरह कम थी बाकी एरियाज में, और इकसठ सोवियत यूनियन जो है ना वो उसको वर्सेल्स में नहीं बुलाया गया। खैर उन्होंने जो रेवोल्यूशन आ गई थी उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था, और उन्होंने जो है ना 1934 तक इसको ज्वाइन भी नहीं किया था, तो इस तरह जो है ना ये फर्दर वीक होती गई। अच्छा, और इसमें जो एक और फेलियर हमें देखने को मिलता है वो ये था कि जर्मनी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रखा गया,
और जर्मनी को एज अ स्मॉल स्टेट के तौर पर, एक एग्रेसिव स्टेट के तौर पर देखा गया लीग ऑफ नेशन के अंदर। उसको उस तरह इनकल्पेट नहीं किया गया जिस तरह के एक फ्रांस या ब्रिटेन को किया गया। और यही वजह बनी कि लीग ऑफ नेशन की जो स्ट्रेंथ थी वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई। और इस सेल्फ जर्मनी के अंदर जब हिटलर पैदा हुआ और उसने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट की, तो उसने फर्दर जो है ना इसको ख़त्म कर दिया और इसकी वर्थ को रिलीज किया गया। ठीक है, ये इस तरह हमें देखने को मिलता है जर्मनी का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर हम लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट देखें, इट्स फॉर द वर्ल्ड, सॉरी यूरोपियन जो सॉइल है उसके ऊपर हमें ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। और इसके अंदर फिर जो थोड़ी सी अनडेमोक्रेटिक स्टाइल था लीग ऑफ नेशन का, जिसके अंदर फ्रांस और ब्रिटेन ज़्यादातर अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे अगेंस्ट ऑल दोज जो कि वॉर हार चुके हैं या जो जर्मनी का जिन्होंने साथ दिया। तो ये एक चीज़ फेलियर के तौर पर नज़र हमें आती है। ठीक है, और फिर इसके बाद लीग ऑफ नेशन की इस वजह से भी फेलियर हुई कि उसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को यूरोपियन सॉइल पर जाने ही नहीं दिया, बल्कि डिक्टेटोरियल और फाशिस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं लीग ऑफ नेशन के दौरान। और वो जो है ना बहुत बड़ी रीज़न बनते हैं फर्दर इसकी वीकनेस में। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इमीडिएट कॉजेस हमें देखने को मिलती हैं फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन के अंदर। इसमें यह था कि किस तरह जब हिटलर का राइज हो रहा है उसको कटेल नहीं किया जा रहा। हिटलर जो है ना वो अटैक कर रहा है चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, और किस तरह जो है ना वो ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर उसको अपीज कर रही है। जब हम वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो लीग ऑफ नेशन इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। जापान ने जो चाइना के ऊपर मंचूरियन क्राइसिस जो था 1931 का, उसके ऊपर अटैक किया, जापान को नहीं रोका गया, जापान को कोई पेनल्टी नहीं पड़ी इस बात की। तो फिर कौन उस रूल को फॉलो करेगा? फिर माइट इज राइट का ही कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक रहेगा। तो जो है ना लीग ऑफ नेशन इस तरह भी हमें फेल होती हुई नजर आती है। फिर इसको देखें कि हमें जो है ना अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको पुरसूट नहीं किया जा रहा वापसी लीग के अंदर आने के लिए, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कोई जो स्मॉल स्टेट है उसको सिक्योरिटी फ्रॉम नहीं की जा रही है, अगर उसके खिलाफ वॉर क्रिएट की जाती है या उसके खिलाफ जो है ना एक वॉर बैटल ओपन किया जाता है, इस तरह की कोई सिक्योरिटीज हमें नहीं देखने को मिलती। सो दैट इज अनदर रीजन द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक, तो ये आप देखें कि किस तरह जो है ना वो लीग ऑफ नेशन, और फिर ज़ाहिर उसमें राइज ऑफ फाशिज्म एंड नासिज्म ऑन यूरोपियन सॉइल, ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी थी लीग ऑफ नेशन की फेलियर की, क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट किया फाशिज्म ने और नासिज्म ने, और हिटलर और मोसोलिनी जो प्रोड्यूस हुए जर्मनी और इटली के अंदर रिस्पेक्टिवली। और फिर उसकी वजह से जो लीग ऑफ नेशन अल्टीमेट फेल हुई और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ ये गई और 2 कंट्रीज, और उसके बाद फिर जो है यूनाइटेड नेशन बनती। तो हमें ये भी एक बहुत बड़ी रीजन मिलती है। ठीक है, तो ये फिर फाइनली जब ये एंड हुआ तो लीग ऑफ नेशन जो है ना फाइनली कन्वर्ट हो गई यूनाइटेड नेशन। सो कुछ जो है ना इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो उसकी पावर्स हैं काउंसिल, जो पावर है काउंसिल की, जो लीग ऑफ नेशन काउंसिल यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल वाली, वही काम था कि इसने डिस्प्यूट्स को सेटल करना है, डिटर करना है और रोकना है। अगर कोई वॉर स्टार्ट करता है, उस कंट्री को रोकना है। अगर वॉर स्टार्ट कर दिया उसने तो उसको डिटर करके, उसको कर्टेल करके खिलाफ जो है ना वो प्रॉपरली एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के लिहाज से उसके खिलाफ एक्ट करना है। और जो कंट्री अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर करता है उसको फिर हम साइड करते हैं। इसके अलावा इसी काउंसिल के अंडर जो है ना वो एक जिस तरह आज यूनाइटेड नेशन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस वक्त परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये 1922 के अंदर बनाई गई थी।
इसी तरह एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाई गई, जिस तरह हर कंट्री के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होती है, इसी तरह एक इंटरनेशनल लेवल पर भी कोर्ट है, जो डिफरेंट स्टेट्स को पेनलाइज करती है अगर वो कोई इस तरह के इश्यूज क्रिएट करती हैं, यानी वॉर्स और कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज। ठीक, तो इसी तरह परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये भी एक रीज़न है इसकी फेलियर की। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने किसी को तो बहुत ज़्यादा पेनलाइज नहीं किया, हाँ कुछ डिसीजंस थे, लेकिन वो डिसीजंस जो है ना वो इंटरनेशनल, मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, लेकिन वो कोई ऐसे डिसीजंस नहीं थे जिसके अंदर हमें ये देखने को मिले कि इसने कोई किसी कंट्री को रोका है, किसी को पेनलाइज किया है वॉर के लिए, या इस तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। द इन्फोर्समेंट पावर्स, द मेन इशू जो है ना हमें देखने को मिलता है, इन्फोर्समेंट पावर्स। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के पास कुछ पावर्स थी, उसमें एक सबसे पहले तो मॉरल प्रेशर जो है, मैंने बताया कि इंटरनेशनल मॉरल एप्लीकेशन हमारे ऊपर जिस तरह है कि हम जिस रूल को फॉलो करें। दूसरा फिर मिलिट्री फोर्स का है कि अगर कोई कंट्री जो है ना वो वाकई ही वॉर की तरफ से आ जाता है, तो तमाम कंट्रीज दुनिया के मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। फिर मिलिट्री फोर्स की एक इन्फोर्समेंट पावर्स हमें लीग ऑफ नेशन की नजर आती है। इसी तरह इकोनॉमिक सैंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट नजर आता है, लेकिन ये हमें ज़्यादा ना मिलिट्री फोर्स ना ही इकोनॉमिक सैंक्शंस हमको बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती। जापान के खिलाफ जिसने जब मंचोलिया के ऊपर, चाइना के ऊपर अटैक किया, और उस वक्त भी हमें नजर नहीं आती थी, इटली ने जब अटैक किया अफ्रीका में, उस वक्त भी हमें तो बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती। इसी तरह जब हिटलर ने इन्वेड किया चेकोस्लोवाकिया के अंदर, या दूसरी सार वैली और सुडरलैंड के अंदर, और फाइनली पोलैंड के ऊपर अटैक किया, इसके अंदर भी हमें इकोनॉमिक सैंक्शन नजर नहीं आती, बल्कि अपीजमेंट की पॉलिसीज नजर आती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ अगर हम देखें थोड़ी बहुत, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इट वाज द फर्स्ट प्रॉपर इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशन, जिस जो कि एक प्रॉपर काउंसिल के साथ हमें देखने को मिलती, और प्रॉपर उसकी असेंबली और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। तो इसमें तीन चार जो है ना हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है कि किस तरह गुडविल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ऑर्डिनरी पीपल जो है ना, इसकी एक जो है ना गुडविल का कंसेप्ट था लीग ऑफ नेशन के अंदर। इसी तरह काफ़ी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन भी किया, दैट वाज अनदर स्ट्रेंथ। इसी तरह डिफीटेड कंट्रीज जो है ना उन्होंने इसको ज्वाइन किया, सिर्फ जर्मनी में या जो है वो रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन लेट ज्वाइन किया। डिफीटेड तो नहीं था, लेकिन उसने लेट ज्वाइन किया। ठीक है, और इसी तरह उसने एक डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक फॉरम भी बनाया और कोर्ट भी itself बनाया। तो दीज आर हमें स्ट्रेंथ्स भी कुछ नजर आती है। लेकिन ऐसे जो है ना वो यही है जो उसके फेलियर के अंदर भी हमने देखा कि यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया, सोवियत यूनियन ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया, पावर नहीं थी, परमानेंट आर्मी नहीं थी जो आज यूनाइटेड नेशन के पास है, मॉरल इंकरेजमेंट बहुत कम थी, और डिसआर्मामेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाई, जिस तरह अब यूनाइटेड नेशन प्रॉपरली डिफरेंट रेजोल्यूशंस के थ्रू जो है ना वो डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है। तो वो हमें लीग ऑफ नेशन के अंदर एब्सेंट नजर आता है। ठीक है, और इसी तरह किसी को पेनलाइज नहीं किया गया, और जो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का हमें जो है ना वो इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा नजर नहीं आती। तो ये हमें वीकनेस इसकी नजर आती है। बाकी इकोनॉमिक सैंक्शन जो है ना वो प्रॉपरली नहीं थी, और यूएस की सपोर्ट के बगैर तो ज़ाहिर है वो हो ही नहीं सकती थी। तो ये हमें नजर आती है। और लीग ऑफ नेशन के अंदर जो कुछ खराबियाँ थी, जिस तरह के वॉर इंडामिटी, या आपने बहुत ज़्यादा प्रेस किया डिफीटेड पावर्स को, सेंट्रल पावर्स को, तो वो एक बहुत बड़ी रीजन थी जो है फेलियर वीकनेसेस ऑफ लीग ऑफ नेशन की। तो ये